स्क्रीन अगर प्रॉपर्ली विजिबल है आप लोगों को और वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है तो एक बार खुद से रिप्लाई कर दीजिए। जी, ओके, थैंक यू। तो हम लोग ग्रामर में, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, चर्चा भी हो चुकी है इसकी कि रेन मार्टिन का हम लोग जो है सेकंड फेज या बुक सेकंड जो है हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की जो बेसिक डिफिनीशंस है, उसका स्ट्रक्चर है, कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, किन किन क्लाजेस से बनता है, क्या उसकी प्रॉपर पहचान रहती है, इन सब चीज़ों पर, इन सब पॉइंट्स पर जो है डिस्कस होगा। हालांकि हम लोग जो जो क्लास में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे कि बीएड में हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आसान से हम लोग कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये बुक सेकंड का शुरुआती टॉपिक्स हैं बुक सेकंड के। तो यहाँ पर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें पहले से पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, पता भी है तो रिवाइज हो जाएंगी, उसमें कोई किसी का कोई लॉस नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और नहीं पता है तो फिर अच्छी बात है कि उसको फिर हम लोग फिर से जब शुरुआत से बेसिक लेवल से हम लोग देख रहे हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर भूल चुके हैं तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, देखिए कई बार इन चीज़ों को आप सभी लोगों ने अपने स्तर से भी पढ़ा होगा, जैसा कि अभी जो है सर ने बताया भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेन मार्टिन में किस किस तरह से उसको हम अपने तरीके से उसमें दिए गए पॉइंट्स कैसे डिस्कस करेंगे, और उसका सहारा लेते हुए इसकी मदद से हम लोग किस तरह से और आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं, या फिर इसकी मदद से क्या नई चीज़ें हमको मिल सकती हैं, उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। या इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। डिफिनीशन की अगर बात करें, सिंपल सेंटेंस इज वन दैट contains only one subject and predicate. It also typically contains only one finite verb. जैसा कि अभी मैंने बताया, वही चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, his courage won him honor। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट हमको मिल रहा है, एक ही वर्ब मिल रही है और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, या फिर इसको हम यूँ कहें कि एक फाइनाइट वर्ब या फिर एक सब्जेक्ट के साथ एक ही प्रेडिकेट हमको मिल रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस की अगर डिफिनीशन करें तो कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास होती हैं। देखिए क्लास का भी हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया है। क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास बेसिकली तीन तरह की होती हैं, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास भी कहते हैं। और दूसरी जो दो हमारी और क्लासेस होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास जो हमारी होती है वो इंडिपेंडेंट क्लास भी कही जाती है। इसी तरह से जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो डिपेंडेंट क्लास होती है। तो इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस बनता है तो दो हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है, मतलब कि ये इन क्लासेस में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है एक दूसरे पर। मीन्स कि इनका कंप्लीट मीनिंग जो होता है वो ये क्लासेस दे रही होती हैं। इन दोनों क्लासेस को, अब बात आती है कि इनको पहचानेंगे कैसे। इन दोनों क्लासेस को, या फिर जो सेंटेंस कोई कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, पहली बात तो अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो इजीली हम पहचान लेंगे कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है या फिर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है, तो इजीली पहचान लेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में जहाँ पर दो क्लासेस, दो प्रिंसिपल क्लासेस या दो मेन क्लासेस किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई अगर होती हैं तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया गया होगा, अब बात आती है इन कंजक्शंस को पहचानने की, तो कंजक्शंस पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस केवल 4 ही होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा आसानी से याद रखा जा सके तो मेरा मानना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पहचानना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं
इसके डिफिनीशन की, तो कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप फॉर 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज। सिंपल सी बात है कि इसमें 2 या 2 से अधिक जो है प्रिंसिपल क्लॉजेज हो सकती हैं, और उन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए किन कंजक्शंस का यूज किया जाएगा? अभी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को जो है यूज किया जाता है। वो क्लॉजेज जो है इक्वल रैंक की होती है। इक्वल रैंक का मीनिंग मतलब ये निकलता है यहाँ पर कि जो है उनका जो है प्रॉपरली मीनिंग जो है क्लियर हो रहा होता है, कोई डिपेंडेंसी एक दूसरे पर नहीं होती है। ठीक है, इन कंजक्शंस में कुछ कंजक्शंस की बात कर ले रहे हैं, जैसे एंड है, बट है, आइदर आर, नाइदर नार। ठीक है, और इसी तरह से कॉन्सिक्वेंटली है, देयरफॉर, सो। ये सब हमारे कंजक्शंस होते हैं। 4 तरह के कंजक्शंस होते हैं जिनको हम रिलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस और एडवर्सेटिव कंजक्शंस, और अगला आता है अगला कौन सा है? अल्टरनेटिव, रिलेटिव, एडवर्सेटिव। ठीक है, और 4 कंजक्शंस होते हैं, एक थोड़ा सा मिस हो रहा है माइंड से, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो इन 4 कंजक्शंस को अगर अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आगे कंजक्शंस मतलब इसको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे द मून वाज ब्राइट। ठीक है, मून ब्राइट था, एंड वी कुड नॉट सी द वे। अब यहाँ पर एंड से दूसरी क्लास जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात देखिए, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो 2 सिंपल सेंटेंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये 2 वर्ड्स को भी जोड़ने के लिए यूज में लाया जाता है और 2 क्लॉजेस को भी जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ पर 2 एडजेक्टिव्स को, 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए एंड यूज किया गया होगा, उसमें केवल इतना देखना है, केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, तो वो सेंटेंस सिंपल होगा। केवल एंड से देख करके ही हम उसको पहचान ले कि सेंटेंस एंड कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा कोऑर्डिनेट मतलब कि कोऑर्डिनेट सॉरी कंपाउंड सेंटेंस होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस या फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मीन्स कि जहाँ पर 2 क्लॉजेस को जोड़ने का, स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा होगा, वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर देखिएगा, जो दोनों क्लॉजेस एकदम अलग हैं, दोनों का कंप्लीटली मीनिंग जो है स्पष्ट हो रहा है, कोई किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हेविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। अब यहाँ पर नाइट फॉल ऑन एक हमारा क्लास है, एंड से दूसरी क्लास हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है, नाइट केम ऑन मतलब जो है रात हो गई। ठीक है, एंड रेन फेल हैविली वर्षा बहुत तेजी से होने लगी, और एंड से ही दूसरा क्लास हमारा और जुड़ा हुआ है, और दोनों ये स्वतंत्र क्लास हैं। मतलब कि 3 क्लासेज हमको यहाँ पर मिल रही हैं जो कि मेन क्लासेज या प्रिंसिपल क्लासेज ही हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होने के कारण से इनको हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस बना रही हैं। सिंपल सी बात है। कुछ की कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करते हैं तो डबल सेंटेंसेस, अ सेंटेंस विद 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस, उसको डबल सेंटेंसेस के नाम से भी हम जानते हैं। मल्टीपल सेंटेंसेस उससे कहते हैं जहां पर 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पुट अप कर दिया जाए या फिर रेज किया जाए तो ये अब थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि डबल सेंटेंसेस का मतलब है कि डबल क्लॉजेस। और अगर कंपाउंड सेंटेंस के रिगार्डिंग इस चीज को पूछ लिया जाए जहाँ पर 2 मेन क्लॉजेस, ठीक है, जुड़ती हैं, और उस सेंटेंस को क्या बोला जाता है? जहाँ पर 2 क्लॉजेस जुड़ती हैं या फिर 2 क्लॉजेस जो है एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से और कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज से जुड़ करके बनने वाला सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस होगा? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी 2 क्लॉजेस होती हैं। जाहिर सी बात है कि 2 क्लॉजेस मतलब कि 2 फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं या फिर उसमें अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। तो जब सिंपल सी बात है कि वहाँ पर 2 क्लॉजेस होंगी, लेकिन एक तो यहाँ पर उसमें जो है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होती है, और दूसरी जो क्लॉज होती है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास का मीनिंग ये होता है कि वो हिंदी में जिसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य, ये अपने मीनिंग के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड रहता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कह दिया जाए कि 1 मिनट, द सन
राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और दूसरा सेंटेंस ये इतना लिखा है और दूसरा लिखा हो इट इज फैक्ट, इट इज फैक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं कि दो सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस हैं, सब में एक अपना सब्जेक्ट है और अपना एक उसका प्रेडिकेट है। दोनों सेंटेंस में अगर हम पढ़ करके उसका मीनिंग अगर हम देखते हैं तो एक सेंटेंस की जो है, एक सेंटेंस का मीनिंग जो है अनक्लियर है और वो एक तरह से डिपेंडेंट है। किस तरह से डिपेंडेंट है कि अगर हम दूसरा जो हमारा डिपेंडेंट क्लास है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से जानते हैं, इट इज फैक्ट, अगर हम इतना ही केवल कहें कि ये फैक्ट है तो क्या फैक्ट है इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। मीन्स कि कहीं ना कहीं हमको प्रिंसिपल क्लास का सहारा लेना पड़ेगा और जब हम इसके मीनिंग से हम इसको कोरिलेट करेंगे तब जाकर के इसका पूरा मीनिंग निकल पाएगा कि फैक्ट क्या है, कि सूरज पूरब में निकलता है, ये फैक्ट है। तो इस तरह से एक ऐसी क्लास जो अपने मीनिंग के लिए हमेशा मेन क्लास पर या प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड रहती है, इसीलिए उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्योंकि आप यहाँ पर जब सबऑर्डिनेट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है हमारी तीन तरह से या तीन प्रकार की क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। आगे हम लोग उसको डिटेल से जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, तो ये तीन तरह से वर्क करती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कंजक्शंस भी मतलब अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं, उन कंजक्शंस को भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाइम डिनोटिंग कंजक्शन है रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। प्लेस के रिगार्डिंग कंजक्शन अलग यूज होते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम लोग इसका देख ले रहे हैं, जैसे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब उन्होंने आराम किया, ठीक है। कब आराम किया? टाइम की बात कही जा रही है जब शाम हुई, है ना। तो यहाँ पर व्हेन कंजक्शन का यूज किया गया है जो कि टाइम डिनोटिंग कंजक्शन है, एडवर्ब क्लास है। तो इसको हम लोग जो है क्लास को थोड़ा बहुत इसकी डिफिनेशन पर चर्चा हुई है, लेकिन हम लोग जो डिटेल से स्टडी करेंगे तो उसको सारी चीज़ें जो भी डाउटफुल हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्लास के रिगार्डिंग। एक और एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे द बॉक्सर्स एडवांस इनटू द रिंग। As the boxers advanced into the ring, the people said they would not allow them to fight। मतलब जैसे ही जो बॉक्सर्स हैं, ठीक है, वो रिंग में प्रवेश किए तो ही लोगों ने उनसे कहा कि वो उनको लड़ने की अनुमति नहीं देंगे। तो यहाँ पर as जो है उस समय की बात, जो ही उस टाइम की बात कही जा रही है। as कंजक्शन जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कंजक्शन बीच में ही यूज हो। कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब दूसरी क्लास है उसको पहले कंजक्शन के साथ लिख दिया जाता है और कॉमा के साथ में दूसरी क्लास को ऐड कर दिया जाता है, तो इसको पहचानने की जरूरत है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो हमेशा सीधा सीधा क्लास नहीं देता है, बल्कि शुरुआत में दे देता है इस तरह से कंजक्शन। तो वहाँ पर आप लोग इसको कंसिडर करिएगा ताकि वहाँ से मिस्टेक्स ना हो। वॉइस आ रही है प्रॉपरली? जी सर इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा है? डिपेंडेंट? इसमें देखिएगा प्रिंसिपल क्लास है द पीपुल सेड, लोगों ने कहा कि वे उनको लड़ने की अनुमति नहीं देंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। कब ऐसा उन्होंने कहा? कि जब जो है बॉक्सर्स जो है रिंग में प्रवेश किए, एडवांस किए, उस दौरान, ठीक है, जो ही, ठीक। तो ये क्लास हमारी जो है प्रिंसिपल क्लास जो है सबऑर्डिनेट क्लास है और दूसरी वाली जो है प्रिंसिपल क्लास। क्लियर? आगे चलते हैं। यस सर। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसा कि थोड़ी सी चर्चा हुई थी, एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास किसको मॉडिफाई करती है? इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्योंकि इससे प्रीवियस वाली क्लास में भी इस पर डिटेल से डिस्कस हो चुका है। एडवर्ब क्लास एक ऐसी क्लास जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करती है। जस्ट लाइक एडवर्ब भी उसका फंक्शन रहता है, उसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। एज द बॉक्सर्स, जैसे अभी जो सेंटेंस अभी आपने पूछा उसमें क्या था? एज द बॉक्सर्स एडवांस इनटू द रिंग, ये हमारी कौन सी है? एडवर्ब क्लास है। जाहिर सी बात, जब एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास है उसी के अंतर्गत एडवर्ब क्लास आती है। अभी मैंने बताया कि एडवर्ब क्लास तीन तरह से वर्क करती है, एज अ नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड थर्ड वन इज दैट एडवर्ब क्लास। तो इसकी अगर पोजीशन अगर पूछी जा रही है तो वो एडवर्ब क्लास की होगी, एज द बॉक्सर्स एडवांस इनटू द रिंग। आगे आते हैं नाउन क्लास पर। नाउन क्लास भी कल डिस्कस किया गया था डिटेल से, थोड़ा सा इसको फिर से देख ले रहे हैं। एक ऐसी क्लास जो किसी सेंटेंस में
नाउन की तरह से वर्क करती है, मतलब कि नाउन का फंक्शन करती है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है। जाहिर सी बात है, जैसे नाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है, और एज अ कम्प्लीमेंट, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अपना फंक्शन करता है। इन द सेम वे नाउन क्लास की भी फंक्शनिंग रहती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, ये एक नाउन क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन कंपाउंड सेंटेंसेस। अभी मैंने बताया कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने पर या फिर उसमें डिटेल से उस टॉपिक पर आएंगे, तो उसमें कौन कौन से तरह के कंजक्शंस आते हैं, ठीक है, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उनको जोड़ने के लिए किस कंडीशन में कौन कौन से कंजक्शंस का यूज किया जाएगा, इसको भी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन कुछ कंजक्शंस हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस सेंस में उनका यूज किया जाता है। कुछ कॉमन कंजक्शंस में से एंड का यूज है। जाहिर सी बात है कि ऐड करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के सेंस में एंड का यूज करते हैं। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको उसके आगे ऐड करना है तो हम कंजक्शन एंड लगाते हैं। बट जो है कंट्रास्ट को शो करता है, जब भी कोई कंट्राडिक्टरी कंडीशन होगी, ठीक है, और उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के सेंस में, तो वहाँ पर बट का यूज किया जाता है। जैसे बट एट स्टिल, ठीक है, इन कंजक्शंस का यूज किया जाता है, जो कि एडवर्सेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। अगला कंजक्शन है आर, ठीक है, ये प्रेजेंट ऑप्शन को दर्शाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन का बोध करवाता है, विकल्प का बोध करवाता है। नार नेगेटिव सेंस में एक जो है एक तरह से ऐड करने के सेंस में यूज होता है, कि ना तो ये ना तो वो के सेंस में। और एट का यूज जो होता है वो कंट्रास्ट शो करता है, लेकिन सिमिलर के सेंस में, सिमिलरिटी के सेंस में, ठीक है। आगे सो की अगर हम बात करते हैं, इंडिकेट काज एंड इफेक्ट, कारण के या फिर प्रभाव के सेंस में हम सो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम कुछ एक दो देख ले रहे हैं। आई शैल डू इट नाउ, ठीक है, और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। अब यहाँ पर इसे मैं अब करूँगा अथवा मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर दो विकल्प में से कोई एक काम करने के का सेंस का जो है बोध हो रहा है, और इसीलिए आर कंजक्शन का यूज करते हुए इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। ही गिव देम नो मनी नॉट डिड ही हेल्प देम इन एनी वे, ठीक है, उसने उसे कोई भी धन नहीं दिया और ना ही किसी भी तरह से उसकी कोई मदद की। मतलब दोनों में से कोई एक काम करना चाहिए था, दोनों काम नहीं किए गए, तो यहाँ पर नार से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नाइदर से भी, नाइदर ही गिव देम मनी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है नार, तो इसको ध्यान रखिएगा। कई बार जो है नाइदर नहीं भी लगा होता है, तो आप कंजक्शन की अगर पहचान पूछी जा रही है, फिर सेंटेंस की पहचान पूछी जा रही है, तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ही इज आइदर मैड और ही हैज बिकम अ क्रिमिनल। अब यहाँ पर भी दो विकल्प में से कोई ना कोई एक का जो है रियलाइजेशन हो रहा है। आसानी से इस चीज़ों को समझ गए होंगे आप लोग। कुछ एग्जाम्स के टिप्स हैं। आइडेंटिफाइंग द सिंपल सेंटेंस, लुक फॉर द सेंटेंस द विच सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट एंड वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल की भी जैसे कि बात हुई है, हम सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारी दो क्लाजेस होती हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लाजेस होती हैं, जो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ करके जो है एक सेंटेंस मतलब जो है जोड़ी जाती हैं, इसीलिए वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। या फिर उन सेंटेंस को पहचानने के लिए केवल उन कंजक्शन की पहचान अगर आप में से किसी को या सबको आ रही है, तो आसानी से इसको पहचान सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें भी दो क्लाजेस होती हैं, जो कि एक मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज, और दूसरी जो हमारी क्लाज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। और इन दोनों क्लाजेस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है, ठीक है। उन कंजक्शंस को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कुछ एक्सरसाइज जो है इसमें दी हुई है, फिलहाल टॉपिक समाप्त है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस। जाहिर सी बात है, इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नीचे आंसर दिया भी है इसका, जल्दी से देख ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल कौन सा होगा, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लाज, ठीक है, होती हैं। तो इसमें प्रिंसिपल क्लाज कौन सी है, कंपाउंड सेंटेंस में पूछा गया है। तो एज द मून वाज ब्राइट एंड बी
अभी इस तरह का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस डज द सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड ऑन द मेन क्लास। किस प्रकार के सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास मेन क्लास पर डिपेंड रहता है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, what term is used to describe the sentence made up for the two or more principal or main clauses? क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, एक सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, मेड अप फॉर टू और मोर प्रिंसिपल क्लाजेज और मेन क्लाजेज। जहाँ पर दो प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज को जोड़ने की बात अगर आती है तो हमेशा वो कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम करता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लाज के साथ में दूसरी क्लाज जो होती है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज या फिर डिपेंडेंट क्लाज होती है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक है।